श्री स्वामी परमानंद जी महाराज की एक संस्था है मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में। वो 20 सालों से हम लोग लगातार इन बच्चों के डे केयर सेंटर में शिक्षण प्रशिक्षण तो दे ही रहे हैं, साथ में आवासीय विद्यालय भी है जहाँ की जो पूरे अपने अर्पण बच्चे हैं जो बाल कल्याण समिति के माध्यम से हमें आते हैं, उनका शिक्षण प्रशिक्षण का, जैसे मैं कहूंगी कि पूरी टीम के साथ बहुत ही सुंदर से वर्क हो रहा है। बाकी जब मैं अभी बीएड का वाइवा या कुछ लेने जाते हैं तो मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगती है कि बच्चों जो हमारे स्पेशल एजुकेटर है या कई टीचर्स है जिन्हें बच्चों का आंकलन करना ही सही नहीं आता है। जैसे मैं गुरुदेव के हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी देखती हूँ, तो हम लोग एक देखते हैं कि अगर हमारा डायग्नोस सही हो तो इलाज सही होता है। तो मैं थोड़ा सा मानसिक दिव्यांगता के ऊपर आज फोकस डालूंगी कि कैसे इन बच्चों को आंकलन पहले किया जाए। जैसे कि अगर हम लोग शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं, हमारे साथ वंदना दीदी ने पिछले हफ्ते जैसे बताया था कि किस प्रकार की विकलांगताएं होती है, या जिसे हम दिव्यांगता बोलते हैं, या अभी हमारे मानसिक दिव्यांग बच्चों को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे भी बोलते हैं। तो ये हमें सब दूर सब चीजें मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव मुझे जो 20 साल का है वो मैं आज जरूर शेयर करना चाहूंगी। आज हम ये लेक्चर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे साथ कई मेरे सीनियर सर भी है, मेरे कलीग्स भी है, लेकिन मैं जरूर एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आंकलन यानी क्या। देखिए, मैं मेरी टीचर्स से भी बोलूंगी कि सबसे पहले अगर जैसे ही बच्चा आता है, एक स्पेशल बच्चा, अभी मैं 8 दिन पहले की बात बताऊं कि एक पेरेंट्स आए और उन्होंने बताया कि मैडम ये बच्चा लिखता तो अच्छा है लेकिन इसकी राइटिंग अच्छी नहीं। हाँ, तब हमने इसी टाइप का मैंने असेसमेंट किया, तब ये पाया कि वो बच्चा जो अपनी ग्रीप एक्टिविटी है, जो अपनी 3 पाई की जो पकड़ है जिससे कि हम राइटिंग स्किल अच्छा कर सकते हैं, बच्चा इस टाइप से पकड़ के लिख रहा था। तो हमने बच्चों को आकर पहले उसका असेसमेंट किया और टीचर्स को ये बताया कि क्यों ना हम पहले ग्रीप को मजबूत करें। इसके लिए हम लोगों ने क्ले एक्टिविटी दी कि उसको कैसे त्रिपाई की पकड़ करे और कैसे उसका राइटिंग स्किल करे। आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी 8 दिन में एक तो उसका मोटिवेशनल लेवल बढ़ाया, उसका ग्रीप एक्टिविटी से अब उसकी राइटिंग स्किल डेवलप की जा रही है। इसी प्रकार अभी हम लोग जब मोटर डेवलपमेंट करते हैं कि एक बच्चा है जिसका हाथ ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गोलाकार जगह जगह गोल बनाया और ऊपर से गोल पूरा वस्तु पकड़ाई, गोल पकड़ो। मतलब मेरा कहने का है कि हमारा असेसमेंट बहुत बारीकी से होना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम हम मोटर डेवलपमेंट में करते हैं तो हम लोग उसकी दंड गोलाकार पकड़ है कि नहीं, गोलाकार पकड़ है या नहीं, यानी अगर हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो मैं इन टीचर्स को प्लान अच्छे से बनाकर दे पाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मानसिक दिव्यांग बच्चों में स्पीच प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन स्किल्स वाली प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो मैं इन लोगों को ये बोलती हूँ कि सबसे पहले असेसमेंट करते समय आप लोग, जैसे हम लोग स्वर पहले निकाल रहे हैं, तो हम लोग पूरा एक बच्चे का हाथ रख के यहाँ पे रखेंगे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। देखिए ईश्वर ने हमें कैसा बनाया कि अगर ऊ बोलना है तो आपको मुंह ऐसा ही करना पड़ेगा, ऊ। अगर बच्चे को ऊ में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग ऊ ई इस टाइप की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं 24 घंटे इन्हीं बच्चों के बीच रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल हम लोगों को नॉलेज बहुत होना चाहिए। जैसे अभी आप देखिए प, फ, ब, भ, म, जब तक मेरे दोनों होठ नहीं मिलेंगे, जब तक मैं प, फ, ब, भ, म नहीं बोल पाऊंगी। इसीलिए हम लोग इन बच्चों को, टीचर्स को बताते कि अगर किसी बच्चे को दांत में ये है,
अगर दांत ऊंचा है और वो होठ नहीं मिला पा रहा है, तो हम लोग जैसे कि फूकना फूकना या फिर उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होठ को मिलाना। तो इस टाइप से अगर हम होठ मिलाकर उन्हें पा 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 पा, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था कि भाषा के बिना वाक निरर्थक है। अब इसका ज्यादातर लोगों ने बोला भाषा यानी 2 शब्दों को जोड़ के बनाना, जबकि भाषा यानी कि हमारी समझी जाने वाली, वाक यानी सिर्फ मेरे 2 होठ है, मेरी एक जीभ है, एक तालू है, एक नरम तालू है। यानी देखिए ईश्वर की लीला की जो 5 कोऑर्डिनेशन है, इन सबको मिला के जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वाक है, वो बोलना है। मैं हमेशा कम्युनिकेशन पे इसलिए ज्यादा बोलती हूँ कि आप दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि अगर हम लोग अच्छे से बात कर पाए तो वो भी हमें समझ पाए और हम भी उन्हें समझ पाए। तो इसलिए हम लोग, हमारी जो संस्था है श्री उपरुष धाम, यहाँ हम लोगों के यहाँ पे मतलब स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सभी को बहुत अच्छे से ही कोऑर्डिनेशन से कर रहे हैं। इसीलिए आज परम पूज्य सद्गुरुदेव की संस्था में सारे बच्चों के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग थेरेपी पे काम कर रहे हैं। मेरा चूंकि आज काउंसलिंग का सेशन है, पर मैं थोड़ा सा आकलन जरूर बताना चाहूंगी। जैसे अभी हमारे कई नॉर्मल बच्चों में जैसे क ख ग घ ङ, ये जो हमारे वेलर साउंड है, जो कि सिर्फ हमारे जिससे हमारे दांतों को भी मतलब नहीं, होठों को भी मतलब नहीं, ऊपर के तालु को भी नहीं, लेकिन हमें स्थान पता होना चाहिए कि क ख ग घ ण, ये हम लोगों के वेलर साउंड है, जो पीछे के नरम तालु और ऊपर के तालु से मिल के हम लोग बोल पा रहे हैं। लेकिन देखिए इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, जैसे गरारा तो हम लोग जैसे ही गरारा करेंगे तो थोड़े से नरम ताला और ये बच्चों के मिलने लगते हैं। या फिर हम लोग पहले जैसे कई बार हम गाज पकड़ के और ऊपर से बीच की जीभ में रख के का का बुलवाते थे, पर कई बार ये स्पेशल बच्चे काट लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने मोटा चम्मच जो स्टील का होता है उसको अच्छे से वो करके और उससे यहाँ का मतलब मुझे ये कहने का कि इन बच्चों में इस स्पीच आनी चाहिए। जैसे ना के लिए ना, नोजल साउंड। अब आप देखिए जैसे ये हमारा हो गया भाषा का कौशल, एक हम लोगों का मोटर डेवलपमेंट हो गया, एक होता है एजुकेशनल हमारे मानसिक दिव्यांग बच्चों में। अभी कई बार हम नॉर्मल बच्चों के लिए क्या करेंगे कि चलो 1 और 1 बिंदु मिलाओ, ये 1 बन गया। लेकिन स्पेशल मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे कमी, जैसे वंदना दी को भी पता है कि कंसंट्रेशन की बहुत कमी होती है, तो हम सबसे पहले उन्हें एकाग्रता की एक्टिविटी बताएंगे कि जैसे कि हम लोग पहले उनको आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, जब तक हमारा आंख और हाथ का समन्वय नहीं होगा, कई बार ये बच्चे इस टाइप से लिखते कि देख किधर रहे और लिख किधर है, तो मुझे छोटी छोटी सी बारीकी पर ध्यान देना है कि हम लोग आई एंड कोऑर्डिनेशन को कैसे रखना। तो इस टाइप से मैं थोड़ा सा आंकलन इसलिए बताया कि हम लोग के कई बार आंगनवाड़ी अधिकारी दीदी लोग भी होती है ना, तो वो लोग भी हमारे से ये खुश होती है कि कम से कम आपके यहाँ पे असिस्मेंट होता है। और हमारी संस्था में टोटल निःशुल्क वर्क हो रहा है। जैसे कि चलिए महिला बाल विकास विभाग का बाल गृह तो चल ही रहा है, लेकिन जो हमारा डे केयर सेंटर है वो भी टोटल निःशुल्क है। और हर गुरुवार को चाहे कोई सी भी संस्था का बच्चा हो या कोई सी भी जगह का बच्चा हो, उन लोगों को हम लोग आकलन निःशुल्क करते हैं, आकलन निःशुल्क। तो यहाँ हमारा हुआ आकलन की बात। अब हमारा है दूसरा की काउंसलिंग। देखिए किसी भी काउंसलिंग में स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरत है कि मोटिवेशनल लेवल पहले बच्चों का बढ़ाएं। हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे आते, जैसे एक आरती का ही उदाहरण दूंगी कि आते से वो क्या करती थी कि जैसे उसको छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे, तो उसको बिल्कुल मारना, उनको छेड़ना, तो उसकी मम्मी ने आके बोला कि ये हमेशा ही इतनी बिहेवियर प्रॉब्लम दे रही है।
तो अभी हमने कहा शुरुआत की, मान लीजिए बाल कल्याण समिति के अधिकारी हमारे आते हैं या कोई और भी आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, अरे पता है आरती ने सबको मारना बंद कर दिया और आरती अब बहुत अच्छी हो गई, अब वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही, तो आरती के लिए ताली बजाओ, ताली। मतलब एवरी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग। और मानसिक दिव्यांग बच्चों में हम सबसे पहले उनकी रुचि को देखते हैं, रुचि को देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट काय में है। अगर मान लीजिए उसे लाल कलर की कार पसंद है, तो रोहित को हम आके बोलेंगे कि चलो रोहित ने आज अगर अच्छे से काम किया या तो उसको लाल कलर की कार मिले। तो और इसके लिए हम लोग जो टास्क एनालिसिस है हमारे, किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके करके काम करना। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग चल रही, अक्सर संस्थाओं में आप जाओगे तो आपको ये बोलेंगे कि अगर ये बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन हमारी ये संस्था है जिसमें जो टॉयलेट ट्रेन बच्चा नहीं भी है उसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लें और उसका एडमिशन करते हैं। देखिए हम लोग इसके लिए भी एक इतना सुंदर प्लान करते हैं कि अगर कोई भी टीचर्स है उसका नाम लिखवाएंगे, उसके बाद उसके लिए एक चार्ट तैयार कराएंगे और चार्ट कराने के बाद उसको तुरंत ये कि इसको इस समय मान लीजिए मोहित नाम का बच्चा है तो बच्चे को 7 बजे ये कराना है, 10 बजे ये कराना है, 11 और वर्बल प्रॉम्प्टिंग के साथ कि चलिए अब मोहित को जब भी टॉयलेट आएगी बच्चा टॉयलेट का दरवाजा खोलेगा, खुद अपने आप पे उसको नल खोलेगा। यानी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर और उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग देना। इसी प्रकार हम लोग जब बिहेवियर प्रॉब्लम यानी व्यवहारिक समस्या पर काम करते हैं तो उस जो जैसे कि अभी वंदना मैडम भी बताएंगी कि ABC पे देखते हैं। ए यानी एंटीसीडेंट, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। यानी कब ये व्यवहार करता है और ये क्यों करता है और कौन से स्थान पे करता है। जैसे अगर हमारे यहीं पे देखें कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर देते हैं, जैसे कि कुमुद मैडम से उनको प्यार है तो वो उसको देखकर ही वो हमेशा बॉल फेंकती है कि कुमुद मैडम मेरे को बोले कि क्या रे ये ऐसा नहीं करना। तो अभी अपने को जब 8 से 10 बार असेसमेंट करने पर पता चला कि ये व्यवहार वो तभी करती है, तब हमें क्या करना है थेरेपी में कि या तो टीचर्स चेंज करके और उसका स्थान चेंज करके और उसे उसका उल्टा बोलना कि अरे वाह आज तो मोहित ने बॉल नहीं फेंकी या मोहित हमारे लिए बॉल ला के दे रहा है तो आज हम मोहित को बहुत सारी ताली बजाएंगे और उसे घूमने ले जाएंगे। तो मेरा चूंकि 20 साल में बिल्कुल 24 घंटे इन बच्चों में रहना और थेरेपी पर ज्यादा प्लान है, इसीलिए मैंने आपको छोटी छोटी चीजों पे बात की। एक मैं ऑटिज्म बच्चों पे जरूर बताऊंगी कि ये बच्चे दिखने में नॉर्मल होते हैं। जैसे बाल कल्याण समिति के पास कई बार ये बच्चे जाते हैं तो ये बच्चे कई बार जैसे ये बच्चे सामान्य दिखते हैं और उन्हें सामान्य बाल गृह में दे दिया, परंतु इन बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है कि व्यवहारिक समस्या होती है कि आई कांटेक्ट नहीं करते, अनोखा व्यवहार रहता है, प्लस इन लोगों को टच सेंस पसंद नहीं होता है, इकोलालिया होता है जैसे कि एक ही चीज को बार बार दोहराना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है तो वो भी बताएंगे कि आपका नाम क्या है। तो ये अगर हमें पूरा पता हो तो हम ऑटिज्म बच्चों को, और चूंकि अपने पास शर्मा सर, चौबे सर और ये लोग इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज आई कि जब एक तरफ अपन सर्व शिक्षा अभियान में ये चीज बता रहे हैं कि माइल कैटेगरी के बच्चे जो हैं उन्हें सामान्य स्कूल में पढ़ाना, और एक बार हमारे माइल कैटेगरी के बच्चे जो बाल गृह में चले जाते हैं, सामान्य बाल गृह, उन्हें भी स्पेशल स्कूल में
स्पेशल बाल गृह में डाला जाता है। तो ये आप लोग अधिकारी लोग ये आज सुन रहे हैं, तो मुझे ये पीड़ा है कि कम से कम माइल्ड कैटेगरी के जो बच्चे जिनका 50 से 70 के बीच आईक्यू है, उन्हें अगर सामान्य बाल गृह में रखेंगे तो उन्हें समय की ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और बाकी मेरा ये था कि अगर आप लोग व्यक्तिगत कौशल पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हमें इन बच्चों पे आत्मनिर्भर कर सकेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए, देखिए हम लोग, अगर मेरा एक टास्क बना कि एक छोटा 7 साल के बच्चों को अंडरवेयर पहनना सिखाना, और उसका टास्क अगर बना कि तो उसको अंडरवेयर सीधी रखा, उस एक पैर इधर डाला, एक पैर इधर डाला, फिर उसको घुटने तक ले गए, फिर उसके ऊपर ले गए, फिर कमर तक ले गए। अगर आपने घुटने तक उस बच्चे को पहनाया और अगर उसको ये बोला कि देखो आपने पहन लिया, तो उसे यह खुशी होगी कि मैं पहनना सीख गया। तो मैंने इसीलिए छोटी छोटी चीजें इसलिए बोली कि कई टीचर्स भी बोले थे कि हमें इन बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए, या घर पे भी अभिभावक कैसे ट्रेन किए, तो इस टाइप का प्लान हम लोग बना कर देते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक चीज और स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि इन बच्चों का, जैसा कि सर ने जो लिखा है कि स्पेशल एबल चिल्ड्रन की क्या एबिलिटी बची है, मान लीजिए अगर डांस में इंटरेस्ट है तो डांस में उसको डालें, म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक में डालें। अगर उसको ये लग रहा है कि नहीं, कई बच्चे ऐसे आते हैं जो लगातार बोलते हैं नॉन स्टॉप, तो अभी हम लोग जो बड़े एडल्ट बच्चे हैं तो उनको हमने छोटे बच्चों के कम्युनिकेशन में लगा दिया, ताकि दोनों बच्चे बिजी हो गए। इधर वो बड़ा बच्चा जो बोल रहा था वो छोटे बच्चे को बोलना सिखा रहा है। और इसी प्रकार हम लोग मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन बच्चों के व्यवहारिक समस्या इतनी ज्यादा है कि उस पे हम इतना फोकस होके और उनके व्यवहारिक समस्या को कैसे करें, उसके लिए हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग इतनी अच्छी चीज है कि अगर हम लगातार उनसे बातचीत करें, जैसे वंदना मैडम हुए या माया दीदी हुए, माया दीदी और हम तीनों का ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई कि चूंकि मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, बट मानसिक दिव्यांग बच्चों के को हम लोग थेरेपी के साथ काउंसलिंग में इन लोगों की मदद हम लोग ले लेते हैं। और इसके अलावा वंदना मैडम आपको कुछ और पूछना? बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय अनीता मैडम का। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट भाषा में हमें बताया कि भाषण का कौशल और एकाग्रता का अभ्यास ये बहुत ही आवश्यक है, और बिहेवियर प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है उनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो बढ़ाना भी आवश्यक होता है। और CWC के लिए भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि ऑटिज्म वाले बच्चों को अवश्य पहचाने और उनके अनोखे व्यवहार को जान करके और जरूर से उन बच्चों को किसी विशेष योग्यता वाले विद्यालय में या उसके आवास गृह में भेजें और उनकी योग्यता का चिन्हांकन करके उनको कार्य का अवसर देना, ये सुधार का और परामर्श का सबसे अच्छा एक बिंदु जो है वो हम सबके सामने प्रकट किया है। तो अब आज के सत्र के अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम चिकित्सकीय परामर्श किस प्रकार होता है विशेष योग्यता वाले बच्चों का, उस पर ध्यान देंगे। और उसके बाद में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें मुक्त मंच में हम सभी भाग ले सकेंगे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर वंदना पाटिल जी से निवेदन करता हूं कि वे चिकित्सकीय परामर्श किस प्रकार से विशेष योग्यता वाले बच्चों का होता है, अपना माइक अनम्यूट करके और हम सभी का मार्गदर्शन करने का प्रश्न करें। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू डॉक्टर प्रभाशंकर एंड डॉक्टर अनीता। हमने लास्ट टाइम पे बहुत सारी 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की, और जानती हो कि यहाँ पर CWSN से संबंधित अधिकारी हैं सभी, यहाँ उसमें यहाँ पर कार्य करने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप विशेष बच्चों से जुड़े हुए हैं, विशेष व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग समस्याओं से संबंधित आपके पास बच्चे आते हैं, अलग अलग बीमारियों से या अलग अलग विकलांगताओं से ग्रसित बच्चे होते हैं। तो हालांकि ये पेरेंटल काउंसलिंग का है, लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब पेरेंट्स को पता चलता है कि मतलब कैसे पता चलेगा, सबसे पहले पेरेंट्स को ये ध्यान देना होगा, अगर वाकई में वो देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बचपन से
जो बच्चों का विकास होता है, ग्रोथ पैटर्न होता है, वो सभी बच्चों का करीब करीब एक जैसा ही होता है। तो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कितने बड़े घर का हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, लेकिन हमारा एक यूनिवर्सल डेवलपमेंट पैटर्न जो हम सभी फॉलो करते हैं, हमारे सारे बच्चे, वो बच्चा जब 1 महीने का होता है, जैसे जब पैदा होता है, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस यानी जन्मजात उसकी कुछ हाव भाव और गतिविधियां उसमें होके आती है, और समय के साथ ये रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और उनकी जगह कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स और एक्टिविटीज जगह ले लेती हैं। अगर ये जो रिफ्लेक्सेस है ये हमारे स्पेशल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स में नहीं सिखाया जाता, लेकिन डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो इसको सबसे पहले चेक करते हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके इन रिफ्लेक्सेस को चेक किया जाता है। यदि किसी डॉक्टर को लगता है कि ये बच्चे को जो 4 मोर मेजर जो रिफ्लेक्सेस हैं, अगर उनमें से कोई भी कमी होती है, तो उसके आधार पर वो पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकता है कि भाई आपके बच्चे में ये होने की संभावना है। फिर जैसे ही बच्चा हमारा पैदा होने के बाद अगर बच्चे को रोने से संबंधित या सांस लेने से संबंधित या हृदय की गतिविधि से संबंधित कोई समस्या होती है, या उसको न्यूरोनेटल जॉन्डिस हो जाता है, तो ये सारी अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं जो डॉक्टर जरूर से पेरेंट्स को बताना चाहिए, और नहीं बताया तो बताना चाहिए कि आपके बच्चे में आगे विकासात्मक गड़बड़ियाँ पाई जा सकती हैं, और आपको सेंसरी मोटर मतलब अर्ली स्टिमुलेशन का ध्यान रखें। अर्ली सेंसरी मोटर स्टिमुलेशन का ध्यान रखें। अर्ली सेंसरी मोटर स्टिमुलेशन का मतलब है प्रारंभिक संवेदी पेशीय और संवेदी हस्तक्षेप, ताकि ऐसे बच्चे जो कि इन प्राइमरी रिफ्लेक्सेस के बिना या उसके ओवर एक्टिविटीज के साथ पैदा हुए हैं, तो उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन को मेंटेन किया जा सके ताकि उनका ग्रोथ पैटर्न नॉर्मल रह सके। अब क्या देखते हैं, सपोज हमारे पास एक 3 महीने का बच्चा आता है, तो पेरेंट्स को कैसे चले, क्या देखने की जरूरत होती है। हमारे पास जब 3 महीने का बच्चा आता है तो हमें 4 पैरामीटर्स को देखना चाहिए। पहला पैरामीटर्स किसी भी बच्चे का ग्रोथ देखना है, कोई भी एज का हो, हम 6 ईयर तक की मैं बात करूँ इसमें, तो हमको 4 चीज़ों पे पेरेंट्स को और टीचर्स को, या जाहिर है 3 साल के बाद में वो स्कूल में भी आएगा, या उसके पहले 2.5-2 साल में वो प्री स्कूल में भी जाएगा, तो इन 4 पैरामीटर्स को अच्छी तरह से देखने की जरूरत है। सबसे पहला पैरामीटर है उसका मोटर डेवलपमेंट, मतलब उसका गामक पेशीय विकास कैसे है। ये 2 चीज़ों के अंतर्गत होता है। एक होता है जो ग्रॉस मोटर होता है, मतलब स्थूल गामक, और दूसरा होता है सूक्ष्म गामक, जैसे हम फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन देखते हैं। अब एक उदाहरण मैं थोड़े छोटे बच्चे का भी लेती हूँ और एक उदाहरण मैं बड़े बच्चे का भी लेती हूँ। मान लीजिए अगर 3 महीने का बच्चा है तो हमें उसे, या 4 महीने का, 3 से 4 महीने का बच्चा है, तो हमें क्या देखने की जरूरत है। जब हम बच्चे को थोड़ा सा ऐसे करके हाथ ऊपर करके हम उठाते हैं, तो बच्चा अपना 3 महीने में तो गर्दन नहीं साध पाता, लेकिन जब हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो बच्चा थोड़ा सा अपना गर्दन को क्या करता है, थोड़ा सा खड़क कर लेता है, या उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। अर्थात उसके नेक जो ये नेक की मसल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। अगर बच्चे का सिर एक तरफ ढुलक जाए या आगे की तरफ हो जाए, या इतना स्टिफ हो कि वो यूं एकदम पूरा बॉडी स्टोन की तरह सामने की तरफ हो जाए, तो ये स्पास्टिसिटी या सेरिब्रल पाल्सी के लक्षण हो सकते हैं। और यदि बिल्कुल ढीला होकर जाए, अर्थात उसके नेक मसल्स जो है वो डेवलप नहीं हुई। ये तो 3 महीने के बच्चे। 3 से 4 महीने के बीच में बच्चे थोड़ा साइडवाइज टर्न लेने लगते हैं, इधर से उधर पलटने लगते हैं। अगर इसमें ऐसा लगे कि बच्चा आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लैसिड पड़ा हुआ है और वो टर्न लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, या उसको हमने टर्न किया है तो वो सीधा होने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये उसके गामक विकास में संवेदना की में गड़बड़ी का सूचक या कमी का सूचक हो सकता है। दूसरा एरिया हम देखें वो होता है भाषा और बोली का विकास। भाषा और बोली का विकास अक्सर यदि हम देखें तो 6 महीने तक तो भाषा और बोली का हम विकास देखें तो बच्चा सिर्फ कू करता है, मतलब कूइंग लैंग्वेज, कूइंग साउंड्स का यूज करता है। वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालने की कोशिश करता है। और दूसरा होता है कम्युनिकेशन लेवल, यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज लेवल। अर्थात जब भी हम बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा साथ में उनको कुछ ना कुछ आवाजों में जवाब देने की या हमारे हाव भाव की आवाजों की नकल निकालने की कोशिश करता है। अर्थात बच्चा कैसा जा रहा है, भाषा और बोली के विकास में ठीक जा रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारा 18 महीना का हो गया है और 18 महीने का होने पर बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, बच्चे को कम से कम 2 वर्ड्स वाले सेंटेंस बनाना चाहिए। पापा आओ, है ना, मम्मी दूधू, मतलब
2 या 3 शब्दों से जुड़े हुए सेंटेंसेस बोलना और समझना, इन्हें सिंपल इंस्ट्रक्शन समझना आ जाना चाहिए। या सिंपल जो नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं, मतलब मारूंगी, आंख दिखाना मतलब रुक जाओ, नो ये बोला मतलब रुक जाओ, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंडिंग 18 मंथ तक आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारा वो बच्चा ये चीज नहीं कर पाता, अर्थात भाषा और वाणी के विकास में कोई दिक्कत है, ये 2 चीज तो होगा। या तो बच्चे को ऑर्गेनिक पैथोलॉजी होगी, मतलब उसके गले या दिमाग, हमारे दिमाग के तंतुओं में, फ्रंटल लोब में कुछ दिक्कत होगी, या फिर उसके गले और जीभ की मांसपेशियों में कुछ दिक्कत होगी किसी भी वजह से, मे बी ये कंजेनाइटल हो, मे बी ये सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से। और दूसरा, यदि बच्चा ऑटिस्टिक है या फिर बच्चा इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, तो इन बच्चों में भी भाषा के विकास में देरी पाई गई है। एक और अभी हमने जो रिसर्च पेपर्स में हम लोगों ने अपने रिसर्च स्टडीज में देखा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों में भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट थोड़ा सा डिलेड पाया गया है। अब आते हैं तीसरे एरिया। तीसरा एरिया है सामाजिक विकास के कौशल, अर्थात सोशल डेवलपमेंट। कैसे देखेंगे, हमारा बच्चा जो 2 से 3 महीने के बीच में होता है, तो जब हम उसका कुछ नाम पुकारते हैं या पुचकारते हैं, तो वो हमसे आंखें मिलाता है और मुस्कुरा देता है, इसे सोशल स्माइल कहते हैं। अगर जो बच्चा सोशल स्माइल कर रहा है और हमारी नजरों की तरफ थोड़ी देर के लिए भी यदि हमारी नजरों से नजरें मिलाता है, उसके नाम पुकारने पर वो रिस्पॉन्ड करता है, तो अर्थात उसका सामाजिक विकास बेहतर दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर यही बच्चा यदि 18 महीने या उससे भी बड़ी आयु में, या हम ये मान लें कि 12 महीने से भी बड़ा है, हम उसको बुलाते हैं तो हमारी तरफ देखता नहीं है, कुछ दिखाने के, इंटरेस्टिंग चीज दिखाने के बावजूद भी उसका अटेंशन वहाँ पर नहीं रहता है, या ऐसा लगता है कि वो दुनिया से अलग थलग सा अपने आप में ही घूम रहता है, या उससे अलग अलग प्रकार के संवेदी इश्यूज हैं, या टच से संबंधित है, या साउंड से संबंधित है, या देखने से संबंधित है, या बॉडी की मूवमेंट से संबंधित कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स करते हैं, तो हमें ऑटिज्म की तरफ सोचना चाहिए। मेंटल रिटार्डेड अब बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिसिटी के बच्चे, यदि मानसिक मंदता के बच्चों में, यदि इनमें भी जो रिस्पॉन्स होते हैं, सोशल रिस्पॉन्स होते हैं, वो थोड़े से डिलेड होते हैं, और उनको सोशल स्किल्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, या वो उसके साथ अपनी उम्र के मुताबिक तालमेल नहीं बिठा पाते। तो अगर पेरेंट्स ये देखते हैं तो उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के मुताबिक सामाजिक कौशलों को नहीं सीख रहा है। और लास्ट होता है जो एडॉप्टिव स्किल होते हैं। एडॉप्टिव स्किल में 2 चीज होती है, एक तो डेली लिविंग एक्टिविटीज होती है, और दूसरा होता है कि हम बच्चा संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, वो दुनिया को कैसे समझता है, देख कैसे सीखता है, कैसे लर्न करता है, यह हमारे एडॉप्टिव स्किल्स में आता है। एडॉप्टिव स्किल पेरेंट्स कैसे देखेंगे, है ना, ये हमारे 1 मंथ के बाद में हमको एडॉप्टिव स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, 1 मंथ के बाद में कैच करना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चा अपने हाथों की चीज़ों, हाथ और पैरों के साथ खेलता है, उसको अलग अलग तरह से छू के देखता है, अलग अलग चीज़ों को हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, या उन आवाज़ों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करता है। यदि कोई चीज़ उसके हाथ में दी जाती है तो मुंह में लेने और चूसने या उसको बजाने और हिलाने की कोशिश करता है, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करता है, या कुछ देने पर वो उसको देने के लिए या छीनने के लिए हाथ बढ़ाता है। ये एडॉप्टिव स्किल्स है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों में ये डेली लिविंग स्किल्स के रूप में देखी जाती है, या चीज़ों को अपने वातावरण के साथ कैसे सीखता है। मान लीजिए हम कहते हैं कि राजू बड़ा गिलास लेके आओ, तो बड़ा ये कंसेप्चुअल लेवल हुआ उसका डेली एक्टिविटीज है, इसको कंसेप्ट बड़ा और छोटे का आया ही नहीं। तो यदि बच्चा 3 साल का है और उसको बड़ा और छोटे में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, या पास का दूर जैसे शब्दों का अंतर नहीं समझ में आ रहा है, अर्थात उसके एडॉप्टिव और कॉग्निटिव लेवल यानी संज्ञानात्मक विकास में कोई न कोई कमी है। और डेली लिविंग एक्टिविटी, अपने हाथ से खाना, अपने कपड़ों को पहनना या पहनने में हेल्प करना, टॉयलेट जाना या टॉयलेट की प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना, और स्वयं को खाना खिलाना, ये सब हमारी डेली लिविंग स्किल्स पे आता है। तो माता पिता को लगता है कि यदि चारों ओर में कि यदि हमारा बच्चा अपने आसपास के अन्य हम उम्र बच्चों के बराबर नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए और उन्हें चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइमरी जो स्क्रीनिंग होता है वो हमारे डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं। मान लीजिए कि जब अपने बच्चे को पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्टर उसकी उम्र के मुताबिक जो उसके माइलस्टोन्स है या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है उनको चेक करता है।
और अगर डॉक्टर को डाउट लगता है तो वो साइकोलॉजिस्ट जो भी अवेलेबल हो उनके पास में, मनोवैज्ञानिक, या अगर जहाँ नहीं है तो साइकेट्रिस्ट भी, तो उनके पास भेजता है, या कुछ बेसिक लेवल पे वो खुद असेसमेंट करता है। वहाँ से असेसमेंट जिसमें डेवलपमेंटल असेसमेंट या फिर इंटेलिजेंस IQ असेसमेंट, या उसके सोशल एरिया को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो ASD का स्क्रीनिंग टेस्ट, किस तरह के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं कि हमारा बच्चा कहीं विकासात्मक बाधा में तो नहीं है। अगर मान लीजिए बच्चा किसी भी विकासात्मक देरी या जिसको हम डेवलपमेंटल डिले कहते हैं अगर उसका शिकार है, न्यूरोलॉजिकल इश्यू का शिकार है, या किसी तरह के कंजेनाइटल बीमारियों के कारण डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हुई है, या उसको सीजर डिसऑर्डर है, झटके आने की समस्या है, उसके कारण उसके डेवलपमेंट में पीछे जा रहा है, या उसका इमोशनल लेवल बहुत पुअर है, वो बच्चा बहुत सारी व्यवहार समस्याएं, न सिर्फ जनरल बिहेवियर बट वो इमोशनल बिहेवियर में भी यदि प्रॉब्लम शो करता है तो फिर मनोवैज्ञानिक के पास इसकी जांच कराई जाती है। अब मनोवैज्ञानिक और उसका काउंटर पार्ट साइकेट्रिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो उसको चेक करते हैं और वो अलग अलग थेरेपीज के लिए सजेस्ट करते हैं। अब मैं आपको अलग अलग थेरेपीज के बारे में बताती हूँ कि कोई थेरेपी क्यों जरूरी है, क्यों इतना ज्यादा थेरेपीज बोलते हैं, लेकिन किस बच्चे को किस तरह की थेरेपीज की आवश्यकता होगी वो कैसे तय किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास, मैं एक उदाहरण अगर आपके सामने लूँ, मान लीजिए हमारे पास एक 6 महीने का बच्चा है। 6 महीने के बच्चे की डेवलपमेंटल असेसमेंट में साइकोलॉजिस्ट ने पाया या डॉक्टर ने पाया कि बच्चा पलट नहीं पाता है और पलट के अपना सिर नहीं उठा पाता है ना, और किसी तरह की आवाज दो तो सुना वो रिस्पॉन्स नहीं करता है ना। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा? डॉक्टर सबसे पहले ये सजेस्ट करेगा क्योंकि गामक विकास होता है ना, मोटर डेवलपमेंट डिलेड एरिया में है, बच्चा पलट नहीं पा रहा है और या पलट के सीधा नहीं होती, सोपाइन प्रोन से सोपाइन और सोपाइन से प्रोन पोजीशन में नहीं जा पा रहा है। तो देखिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं अरे इसके पिताजी तो 5 साल में चले थे, ये भी चल देगा। ये जनरल परसेप्शन पेरेंट्स के बीच का, क्योंकि कोई ना कोई छोटा बड़ा ये कह देता है कि नहीं हमारा बच्चा तो थोड़े दिनों में चलने लगा था, वो थोड़ा कमजोर था, वजन कम था, तो वो चल देगा। लेकिन हम सिर्फ ये सोचे कि हमारे बच्चे का थोड़ा सा वजन कम है या समय के पहले पैदा हो गया है इसलिए उसको वो अपने आप करना सीख जाएगा, तो इस भुलावे में रहने के कारण बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस समय हस्तक्षेप करना चाहिए था, जिस समय थेरेपी प्रोवाइड करना था, वो नहीं करते और वो एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलपमेंटल डिले एक डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बच्चा जिसका गामक विकास पीछे है, तो वहाँ पर कौन सी थेरेपी की आवश्यकता होगी? वहाँ पर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। अगर उसकी बारीक चीजें यानी फाइन मोटर स्किल्स, अटेंशन और बैलेंसिंग यानी बॉडी बैलेंसिंग में इशू होता है, तो एक और व्यक्ति यहाँ पर शामिल हो सकता है जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट यानी कसरत वाले, सामान्य भाषा में कसरत वाले डॉक्टर, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो होते हैं उनका रोल यहाँ पर बढ़ जाता है, ताकि बच्चे अर्ली इंटरवेंशन में फिजियोथेरेपिस्ट उसके मोटर मसल्स और पर काम करेगा और फाइन मोटर पे मसल सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम पे काम करेगा, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसके फाइन मोटर स्किल्स पे मतलब कि सूक्ष्म गामक गतिविधियों पे, अटेंशन पे, कंसंट्रेशन और बैलेंसिंग पे काम करेगा। तो इस तरह से उस बच्चे को है। इसके अलावा हमें और क्या चीज देखने की पड़ती है ये 6 महीने के बच्चे में, कि जिस समय 6 महीने के बाद कहते हैं 6 महीने तक माँ का दूध जरूरी है तो वो देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी खाने के आहार के देना भी शुरुआत करना चाहिए, किया जाता है। तो डॉक्टर को ये भी देखना, या पेरेंट्स के तौर पे आपको भी देखना पड़ेगा कि जब आप ऊपरी तौर पे कुछ भी चीज देते हैं तो क्या बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हुआ एक 6 महीने के बच्चे के लिए थेरेपी। तो मैं थेरेपीज के बारे में बात कर रही थी कि कौन सी थेरेपी किस लिए बहुत जरूरी होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि फिजियोथेरेपी का काम होता है हमारी स्केलेटल मसल्स मतलब मांसपेशियां, हमारे खड़े बैठने, उठने और चलने के पोस्चर के ऊपर काम करना, और साथ ही कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पे काम करने का काम फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। और साथ ही हमारी पकड़, ग्रिप सिस्टम पे भी फिजियोथेरेपी काम करती है।
अगले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य होते हैं जो कि हमको बहुत सारे रिहेबिलिटेशन के फील्ड में इनके बिना काम नहीं चलता, वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। इनका रोल अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो तरह से काम करते हैं, ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। ये स्पेशल एजुकेटर के कुछ पोर्शन भी देखते हैं और साथ ही ये फिजियोथेरेपी के साथ भी कुछ कोऑर्डिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं? जो फाइन मोटर स्किल्स, पकड़, होल्ड करके रखना, उसको एक पर्टिकुलर दिशा में और उसको कंसंट्रेट करके उसी दिशा में कोऑर्डिनेट करके डालना, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हिस्से में आता है। तो ऐसे बच्चे जिनको कोई चीज को पकड़ के रखना, थाम के रखना, बैलेंस को रखना और किसी पर्टिकुलर टारगेटेड एक्टिविटी में हिस्सा लेना नहीं आता, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें मदद करती है। इसी तरह से तीसरा रोल होता है हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स का। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का रोल हुआ कि उसको जांचना, मनोवैज्ञानिक जांच करनी है कि आपका बच्चा डेवलपमेंट और विकास की, जैसे डॉक्टर का पहला रोल हो गया कि भाई क्या डिसेबिलिटी है, स्क्रीनिंग करना, अगर है, डाउट है तो उसका एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट कराया जाए या मनोवैज्ञानिक से कराया जाए। तो इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है, जो कि उनकी जांच करते हैं, व्यवहार की जांच करते हैं, उनके बुद्धि की जांच करते हैं, उनके विकास की जांच करते हैं और अन्य समस्याएं या स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हैं उनके मनोवैज्ञानिक जांच की जाती है, परीक्षण किया जाता है। उसके बाद आता फिजियोथेरेपी, जो कि मांसपेशियों, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन को ठीक करने का काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल होता है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, अटेंशन और सेंसरी मोटर इशू, मतलब अन्य संवेदी जितने अंग हैं उनके गतिविधियों में तालमेल देखेंगे, उसके लिए काम करना। इसके बाद हमारा रोल आता है, जब बच्चा इतने सारे इश्यूज से चेक होके गया है तो हमको यहाँ ये पता चल जाता है कि बच्चे की नीड्स क्या है, और ये जो गोल होते हैं और नीड्स होती है बच्चे, इसको लेकर हम स्पेशल एजुकेटर को देते हैं। और स्पेशल एजुकेटर इन समस्याओं को समझते हुए उसको वो कैटेगराइज करता है कि भाई हमारी ये समस्या, पहली समस्या कौन सी है जिसको हल करना जरूरी है, दूसरी समस्या कौन सी है जिसको हल करना जरूरी है, तीसरी प्रायोरिटी कौन सी है समस्या जिसके ऊपर मुझे पहले, वो काम करेगा चारों दिशा में, मतलब वो मोटर भी देखेगा, वो ऐसी गतिविधि चुनेगा जिसमें उसका गामक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, उसका भाषाई विकास और भी विकास हो, और उसको रोजमर्रा के कामों का भी विकास हो। स्पेशल एजुकेटर्स का ये बड़ा रोल रहता है कि उनको चारों दिशा में देखना पड़ता है कि मैं क्या ऐसा चुनूं कि मेरे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और साथ ही में उसको वो कैटेगराइज करता है, मतलब पहले क्या जरूरी है और दूसरा क्या जरूरी है। अगर मैंने एक चुन लिया है तो मैं उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दूंगा कि कौन सा लक्ष्य कब कितने समय में पूरा होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को इसी बीच में किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की भी जरूरत पड़ सकती है, कैसे नहीं पड़ सकती, बिल्कुल पड़ सकती है, जैसे कि आज हड्डियों से झटके की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसके मांसपेशियों में अकड़न तो नहीं आती, कहीं उसका ब्रेन धीरे धीरे जिद्दी जनरेट तो नहीं हो रहा या अपने आप ही रिग्रेशन मोड में तो नहीं जा रहा, कहीं पहले भाषा का विकास आया था लेकिन अब भाषा धीरे धीरे गुम होती जा रही है, और साथ ही उसका ध्यान भी अपने आप में ही जैसे ऑटिज्म में होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए स्पेशल एजुकेटर बच्चे की डायग्नोसिस है ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या एबिलिटीज हैं और क्या हमको उससे सिखाना है, ताकि वो बच्चा सामान्यकरण हो सके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हम सब लोगों के बीच में ये उनका काम होता है। तो सबसे ज्यादा समय जो जाता है वो लंबे समय के लिए स्पेशल एजुकेटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब आते हैं माता पिता को एक चीज बहुत समझना जरूरी है कि कब हमारे बच्चे को सामान्य विद्यालय की जरूरत पड़ेगी और कब हमारे बच्चे को बहुत कड़ा मन करते हुए एक विशेष विद्यालय में ले जाना जरूरी है। माता पिता मेरे पास इस चीज के लिए काफी परेशान होकर आते हैं कि नहीं, हम नहीं बताना चाहते कि हमारा बच्चा विशेष विद्यालय आया है, और वह सालों साल एक नॉर्मल विद्यालय में उसको पैसे दे के या जो भी रीजन हो, उसको सिर्फ अपना स्टेटस सिंबल, और वो क्योंकि वो दूसरों से वो डरते हैं, ये समाज में बहुत बड़ा टैबू विषय है कि हमारे बच्चे को कुछ डिफिकल्टी है या वो किसी तरह की समस्या है, विकलांगताओं से ग्रसित है, स्पेशल चाइल्ड है, ये बोलने में डरते हैं। तो जब हम में से किसी के पास भी आता है तो हमें उन्हें बताने की जरूरत है कि सामान्य स्कूल में क्या बच्चे को क्या नहीं मिल पाएगा, और बच्चे का सामान्य स्कूल में जाने पर उससे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या क्या उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, वरना क्या होगा,
ये बच्चा जब सामान्य स्कूल में हम इसे डाल देंगे तो अन्य जो सामान्य बच्चे हैं जिनका विकास तो बराबर जा रहा है, वो इस बच्चे को थोड़ा कम समझ पाते हैं और कई बार बहुत सारे बुलिंग वाला पोर्शन होता है। और जब बच्चा, चलिए मान लीजिए बुलिंग भी नहीं कर रहे, नहीं टीचर भी कुछ नहीं, सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है क्लास में जो चल रहा है और बच्चे का जो लेवल है वो मैच नहीं हो पाता, तो यहाँ पर बच्चा सीख नहीं पाएगा। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे अनीता जी ने कहा कि जो IQ लेवल में जो थोड़ा से बॉर्डर एरिया में है, जैसे कि 65 से लेकर 70 या 80 ऐसे जो एरिया के बच्चे, मतलब माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में है और थोड़ा सा हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं, यदि हम उनको सामान्य बच्चों के साथ रखें तो इंक्लूसिव सेटअप में डेफिनेटली बच्चे थोड़ा सा ग्रोथ जरूर दिखाएंगे, या कोशिश उसके स्पेशल एजुकेटर के सपोर्ट से जरूर की जा सकती है। मैं थोड़ा सा ये नहीं कह सकती कि हाँ बच्चा 10th 12th या कॉलेज लेवल तक, पर हाँ थोड़ा सा मदद जरूर मिलेगी, लेकिन इंक्लूसिव स्कूल का सेटअप हो तो बहुत बेहतर होगा, जहाँ पर बच्चा कुछ समय के लिए नॉर्मल बच्चों के सेटअप में रहे और कुछ समय के लिए स्पेशल नीड्स वाले टीचर्स के सुपरविजन में रहे, तब ये बहुत बेहतरीन विकास हो पाएगा और शायद बेटर जनरलाइजेशन सामान्यकरण इन बच्चों का सामान्य समाज में हो पाएगा। तो आज अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ी चीज कि व्हाट इज द पेरेंट्स रोल, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। हम तो अपना अपना काम करने वाले हैं, पेरेंट्स को क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स को करना होगा कि वो उसके विकास पे नजर रखे, सब ठीक हो जाएगा। उसके पापा ने तो 5 साल में बोला था, उसकी मम्मी ने तो 10 साल में बोलना शुरू किया था, उसकी मम्मी तो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है इसलिए बच्चे को कुछ सिखाया नहीं, इसलिए उसको लिखना और पढ़ना नहीं आता। अगर इस तरह के बहाने करके हम अपने बच्चे की समस्याओं को टालते जाएंगे तो हो सकता है बच्चे जो शुरुआत की दौर में जिसको हम संभाल सकते थे वो किसी डिसेबिलिटी के फॉर्म में, शायद वो डेवलपमेंट डिलेड वाली कैटेगरी में था, जिसको हम संभाल के सही समय पे यदि हस्तक्षेप करें तो सामान्यकरण हो सकता है। लेकिन यदि हम उसको टालते जाते हैं माता पिता, तो वो एक डिले से डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो माता पिता को सबसे पहले विकास पे नजर रखना है, और दूसरा है कि सही जगह पे मार्गदर्शन देना जरूरी है। वो डॉक्टरी मार्गदर्शन भी हो सकता है या थेरेप्यूटिक मार्गदर्शन भी हो सकता है। और इसमें भी क्योंकि वो बड़े स्कूल्स में बड़ी फीस दे सकते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट को पे करने के लिए बहुत बहाने बनाते हैं सर। वो बहुत बड़े स्कूल में डाल देंगे और लाखों पैसे देंगे, लेकिन थेरेपी में बट थेरेपी होना कई बार बेहद जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक छोटी सी कहावत में हर पेशेंट के साथ यूज करती हूँ कि जब घड़ा कच्चा रहता है तो आप उसमें कुछ भी सुधार कर सकते हैं, है ना, लेकिन जब वो सूख जाता है, पक जाता है, तो आप उसमें चाह के भी जितना बड़ा पेंट कर दें, चाह के भी कुछ भी लगा दें, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रह गया वो कवर नहीं हो सकता। तो मेरी माता पिता से है कि सही समय पे एक तो विकास की गतिविधियों पे नजर रखें, दूसरा सलाह लें, थेरेपी सजेस्ट किए तो उसे जरूर कराएं, और चौथा एक्सेप्ट करें कि हमारे बच्चे में, जब आप दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया भी एक्सेप्ट करती है आपके बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वंदना जी। डॉक्टर वंदना जी ने आज हम सभी के मध्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर मूल्यांकन का स्तर जो है वो प्रारंभिक स्तर पे सेट हो जाए, मतलब वैक्सफिक्सिया या नियोनेटल जॉन्डिस जो है, यदि हम उस स्तर पर देख लेते हैं जब बच्चे ने जन्म लिया है, तभी हमें ज्ञात हो जाता है कि बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्तर में कुछ प्रभाव होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिर बाद में उसके आयु अनुसार मूल्यांकन करते जाना चाहिए। भाषा बोली के विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कई बिंदुओं पर आदरणीय वंदना जी ने प्रकाश डाला है। और चिकित्सक से कब सलाह लेना है, क्योंकि स्क्रीनिंग और असेसमेंट ये इस फील्ड की सबसे आवश्यक चीज है। यदि हमने सही समय पर स्क्रीनिंग और असेसमेंट कर लिया तो शायद आने वाले समय पर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेटर अपनी भूमिका निभा करके और विकासात्मक देरी और व्यवहारगत समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो बहुत ही जो है एक संग्रहणीय जानकारियों से भरा हुआ सत्र हम लोगों के बीच में हुआ है। हमारी जो स्पेशल एजुकेटर्स से जुड़ी हुई संस्था है अनीता शर्मा जी, उन्होंने भी इन्हीं सारी बिंदुओं पर हमारा जो है वो ध्यान आकर्षित कराया था। हमारे बीच में चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
और हमारे इस सत्र में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करेंगे आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। राघवेंद्र जी भाई साहब कहाँ गए? आदरणीय आदरणीय राघवेंद्र जी भाई साहब सुन पा रहे हो तो? शायद भाई साहब एक कार्यक्रम में है, कुछ समय में उनसे संपर्क होगा तो उनका मार्गदर्शन लूंगा। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी इस विषय पर हमारे दोनों वक्ताओं का आभार प्रदर्शन करें और उसके पश्चात में मुक्त सत्र होगा। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न के आधार पर और उनका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद माननीय कृपाशंकर जी, आभार व्यक्त करें। जी जी धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि माननीय कृपाशंकर जी आभार व्यक्त करें। ठीक है, चलिए आभार व्यक्त करने से पहले कुछ चीजें जो समराइज करूंगा। जो टारगेटेड थेरेपी की बात करी और 3 बहुत अच्छी बातें जो कही आपने कि एबिलिटी क्या है बच्चे की, क्या लर्निंग होनी चाहिए और क्या उसको सिखाया जाना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण तीनों प्रश्न है, तीनों ऐसी बातें हैं जो पेरेंट्स को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे में एक स्पेशल एबिलिटी होती है, उसको पहचान के आगे बढ़ना है। और इसमें CWC की क्या भूमिका होनी चाहिए, कोई बच्चे को सेंसिटिवली हैंडल कैसे किया जाए। जब तक आप बच्चे को सेंसिटिवली हैंडल नहीं करेंगे तब तक आप उस बच्चे की समझ नहीं पा सकते हैं। कुछ पंक्तियां हैं कि बच्चों से जो है प्यार तो निगाहों को खुली रख, मासूम के इन फूलों को आंधी से बचा के रख, गैरों को तू फूलने फलने दे खुदारा, तू वाकई बरगद है तो साया भी बड़ा रख। साया बड़ा रखने की जो बात आती है तो बाल कल्याण समिति को यहाँ अपनी भूमिका को सोचनी पड़ेगी कि इस बच्चे को मुझे वैसे ट्रीट करना है जैसे मेरा अपना बच्चा है। मैं अक्सर हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहता रहता हूँ कि अगर हम इस सेंसिटिविटी के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में हम कुछ परिवर्तन ला पाएंगे, बच्चों के जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी जो आपने इस फोरम के लिए समय दिया। और अनीता जी बहुत सेंसिटिविटी के साथ काम करती हैं। भोपाल के कुछ बच्चे भेजे हैं हमने, लगातार फॉलोअप में हम देखते हैं कितने अच्छे से हर कार्यक्रम में उनको अच्छे से, जब गुरु जी का उनके जन्मदिन हो या कोई और कार्यक्रम होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के, तो बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करके उनसे सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। और जो अब छोटी सी बात बताई कि बच्चे को पेन पकड़ना है या उंगली पकड़नी है, कैसे मोड़ के सिखाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो हम कर लेते हैं, पर इन बच्चों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मैं समझ सकता हूँ। बहुत बहुत आभार अनीता जी। और डॉक्टर बन्ना पाटिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेडिकल ग्राउंड्स में किस तरह से हम सारे काम कर सकते हैं उस पर हमारी जानकारी दी और क्या क्या पेरेंट्स को और कब करना चाहिए इस बारे में आपने सारी बातें दी। और हम चाहेंगे कि आगे भी आप इससे जुड़ी रहें जिससे हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। अगले सप्ताह से हम वापस जेजे एक्ट की तरफ चलेंगे जो हमारा कह सकते हैं कि हमारी गीता है बाल कल्याण समिति के लिए। हम जेजे एक्ट पे अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। काफी सारे नए लोग, नई समितियां बनी हैं, तो मेरा आग्रह है कि आप उन सभी लोगों को जोड़िए। हम पूरा जेजे एक्ट समराइज करेंगे और उसके बाद हम एक एक एक्ट को लेकर के उस एक्ट के क्या रूल हैं और क्या फॉर्मेट्स हैं उनके विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अगले सप्ताह से हम। तो आपसे निवेदन है कि जुड़िए और माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि आप इस पर अपने प्रकाश डालें। कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं उसके बाद लेता हूँ। अध्यक्ष जी मेरा तो आप सभी यही आग्रह है, इतने लोग भी जुड़े हैं, आप इतने लंबे समय से पिछले 6-8 महीने से इसको लगातार रन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो लोग जिसमें जुड़ते हैं अब वो केवल जुड़ने वाले नहीं है, वो आयोजक हो गए हैं। तो जिस दिन वो अपने आप को आयोजक की भूमिका में अपने आप को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के इस वेबिनार की श्रृंखला को चला रहे हैं वो सफल होगी। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप एक व्यक्ति के नाते नहीं, आप तो एक आयोजक के नाते इसमें जुड़िए और अधिकतम लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जितने हमारे जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति जिन्होंने व्यवस्था को जीते हैं, जो मैं कहूँ केवल उसको पढ़ते हैं क्या, ज्ञान ऐसा नहीं है, वास्तव में उसके लिए जीते हैं, तो ऐसे लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि ये शब्द है वो उनके हृदय की गहराई से निकलते हैं, केवल वो शब्द नहीं है। ऐसे सभी लोगों का जिस आस्था और भावना से काम करते हैं तो शायद वो सफल और सार्थक होगा जब आप अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ पाएंगे। तो मेरा सबसे यही आग्रह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
ओपन किया है। यदि कोई प्रश्न हो हमारे वक्ताओं से। जी लोकेन जी, एक प्रश्न आया है जी। अच्छा सर, आपको बहुत सर एक जी डॉक्टर साहब जी कुछ कहना चाहते हैं सर इजाजत। जी बोलिए ना। सर आवाज आ रही मेरी? आ रही है, बोलिए। जी सर, सीसीएफ के सभी सदस्यों से एक सूचना दे रहा हूँ मैं कि अध्यक्ष जी की आज डिवोशन हुआ है भारत के परमवीर। तो सर मेरा पुस्तक आपके पास हो तो दिखा दीजिए पुस्तक। मेरा निवेदन है कि सर आप पुस्तक भिजवा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अध्यक्ष जी को बधाई दें, ऐसा मेरा विचार है। ये है पुस्तक मेरे पास। क्या बात है सर, क्या बात जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। प्रश्न है, मानसिक रोगी या मानसिक दिव्यांग बच्चों की काउंसलिंग खेल कूद या क्या संगीत के माध्यम से भी की जा सकती है? मध्य प्रदेश में इस विषय पर क्या कोई डिप्लोमा या पाठ्यक्रम होता है? देवदत्त जी का यह प्रश्न है। जी अनिता जी, आप जैसे कोई भी लेना चाहे प्रश्न। जी जी हेलो, कैन यू हियर मी? जी 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 बिल्कुल देवदत्त जी। मानसिक हम इसमें दो कैटेगरीज की आप बात कर रहे हैं। पहला है मानसिक विकलांगता, जिसको हम मानसिक मंदता कहते हैं, और एक है मानसिक रोग। दोनों अलग चीजें, आप समझ सकते हैं इसको। मानसिक विकलांगता मतलब हम मानसिक मंद बच्चों की बात कर, और मानसिक रोगों की बात कर रहे हैं मतलब मेंटली इल पेशेंट की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगों की बात करें, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर ये आते हैं। ठीक है। और तो मानसिक मंद बच्चों में जो संगीत चिकित्सा है उसका उपयोग किया जाता है। इसके 2 लेवल होते हैं, बल्कि 3 लेवल का है। पहला, बच्चों को काम डाउन करने के लिए। काम डाउन मतलब यदि वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हैं